बुक माई शो जूक बॉक्स प्रस्तुत करता है फैंटम पांडे। देहरादून में एक बहुत बड़ी हेरिटेज प्रॉपर्टी की मालकिन गायत्री की डेथ होती है अपने घर की सीढ़ियों से गिरकर। इनिशियली मुझे बताया गया कि गायत्री की 2 विल्स थी, 2 वसीयत, एक शादी से पहले एक शादी के बाद। लेकिन गायत्री के वकील से मिलकर पता चला कि एक तीसरी वसीयत भी थी इन 2 के बीच में बनी, जो कि सिर्फ राइमा को इस सारी प्रॉपर्टी का वारिस बना रही थी। और यह इंफॉर्मेशन जैसे ही मुझे मिली उसके तुरंत बाद मुझ पर देहरादून के बीच बाजार में 3 गुंडों ने हॉकी स्टिक्स के साथ अटैक किया। आप सुन रहे हैं फैंटम पांडे का दिलचस्प केस वहशी प्रेम का चौथा और अंतिम भाग। मुझे काफी चोट आई थी। मैं जमीन में पड़ा था और अपने आप उठ नहीं सकता था। मुझे सहारे की सख्त जरूरत थी जब 2 हाथों ने मुझे पीछे से उचकाया और उन हाथों की ताकत से मैं खड़ा हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो भीम सिंह था। उसने बताया वो मार्केट आया हुआ था सब्जी लेने। वो तुरंत मुझे पास ही एक डॉक्टर की क्लिनिक ले आया और डॉक्टर साहब ने मेरे हाथ पैर हिलाकर बड़े ही देसी अंदाज में ठोक पीट कर चेक कर लिया कि कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूटी थी। सूजन थी, ब्रूजेस थे, बस। सो उन्होंने मेरे एक सॉलिड इंजेक्शन लगाया पेन किलर का और कुछ दवा लिख दी। मेरे ब्रूजेस को साफ करके ड्रेसिंग कर दी। डॉक्टर साहब की क्लिनिक के बगल में ही एक छोटी चाय की टपरी थी। मैंने भीम सिंह से कहकर वहां चाय पी। कुछ 15-20 मिनट बैठा आराम से जब तक इंजेक्शन ने अपना काम दिखाया, और फिर पूरे जोश में मैंने चाय का खाली गिलास नीचे रखा और मैंने भीम सिंह से पूछा, भीम सिंह, क्या तुम मुझे एमिलीज कैसे पहुंचा जाए बता सकते हो? और भीम सिंह का बड़ा अजीब रिएक्शन आया। वो कुछ चौंका भी और परेशान भी दिखा। सर, मुझे नहीं लगता आपको वहां जाना चाहिए। मैं भीम सिंह का इशारा समझ गया। ये गुंडे विवेक के थे और मैं ये भी जानता था कि विवेक ने इन्हें किसी और के कहने पर भेजा था। अब वो किसके कहने पर? ठहरिए, उससे भी जल्द मुलाकात होगी। लौटकर मैं सीधे मार्शल्स होटल गया विशाल से मिलने। सबसे पहले तो मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे राइमा वाली विल के बारे में क्यों नहीं बताया था। विशाल एक पल के लिए मुझे घूरता रहा और फिर बोला, क्या कहीं पिट कर आए हो क्या? नहीं, एडवोकेट जोशी जी की सीढ़ियों पर गिर गया था। राइमा वाली विल के कोई मायने नहीं है। वो विल तो गायत्री ने गुस्से में आकर बनाई थी। किस बात पर गुस्सा थी गायत्री? मुझ पर गुस्सा थी। मुझसे प्रॉब्लम थी उन्हें। मैं ही तो था जिससे वो चिढ़ती थी, क्योंकि मैं उन्हें अपने बाप की याद दिलाया करता था। उन्हें लगता था मैं अपने बाप की तरह लाइफ में एक फेलियर ही रह जाऊंगा। लेकिन मेरे बाप को तो एक मौका मिला था अपनी लाइफ में जो उन्होंने गवा दिया। मुझे कब मिला? क्या मांगा था मैंने गायत्री से? इतना ही ना कि मुझे ये होटल अपनी तरह से चलाने दे। मैंने तो ये भी कहा था कि सिर्फ 2 साल होटल में दखल ना दे, और अगर मैं रिजल्ट्स नहीं दिखाता तो 2 साल के बाद भले मुझे वो घर से निकाल दे। लेकिन नहीं, गायत्री को हर चीज पर कंट्रोल चाहिए था। एनीवे, तुम ये सब छोड़ो। तुमने पूछा ना कि मैंने तुम्हें राइमा की विल के बारे में क्यों नहीं बताया। वो इसलिए क्योंकि राइमा खुद उस विल में इंटरेस्टेड नहीं है। वो हमारी छोटी बहन है, हम उसका ख्याल रखते हैं। कल वो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। यहाँ कौन रहेगा? मैं। इस होटल को कौन चला रहा है इतने सालों से? मैं। और आगे भी मैं ही चलाऊंगा। इस बात पे मैंने उससे पूछा, क्या आप गायत्री की लास्ट विल को कोर्ट में चैलेंज कर रहे हो? आपको करना चाहिए। हाँ, कर रहा हूँ। आज सुबह ही मैंने अपने वकील से उसका ड्राफ्ट मंगवाया है। वही पढ़ रहा था जब तुम आए। कल कोर्ट में फाइल करेंगे। और कौन कौन साइन करेगा इस पर? मतलब आप अकेले चैलेंज कर रहे हो या? नहीं, मेरे भाई बहन मेरे साथ है। और मैंने वहां से निकलते हुए विशाल से बस इतना कहा, जानते हैं विशाल जी, अगर गायत्री की लास्ट विल को कोर्ट डिसमिस करती है तो ऐसे में गायत्री की उसके पहली वाली विल को फाइनल माना जाएगा, जिसके अनुसार सारी प्रॉपर्टी राइमा को मिलेगी। और मेरी इस बात से विशाल चौंका, मुझे फिर से घूरता रहा। तुम मुझे अपनी बहन के खिलाफ भड़का रहे हो? नहीं विशाल जी, मैं बस आपको आगाह कर रहा हूँ। आप समझते अपने आप को बहुत स्मार्ट है, लेकिन सीधे हैं आप और हर डिसीजन जज्बाती होकर लेते हैं। आपकी तसल्ली के लिए आपको बता दूं, मुझे आप पर जरा शक नहीं है गायत्री के मर्डर के लिए, लेकिन आपको वार्न कर दूं,
अगर अब आपने सोच समझकर ठंडे दिमाग से कदम लेना ना सीखा तो बहुत जल्द फ्यूचर में आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिसका आपको बाद में अफसोस होगा। ये कहकर मैं वहां से निकला और मैंने शिवेंद्र को फोन किया। हेलो, कौन? शिवेंद्र भाई, मैं फैंटम बोल रहा हूँ। आप हो ना घर पे? सॉरी, कल शाम के बाद आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। मुझे एक बात पता चली तो वही कंफर्म करने सवेरे भी जल्द निकल गया। क्या बात? ये लोग गायत्री की लास्ट विल को चैलेंज करने वाले हैं कोर्ट में। मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। क्या है ना, आर्टिस्टों के लिए मेरे मन में एक इज्जत है। आप लोग चाहकर भी कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो चलिए, मैं बस आ रहा हूँ। आपकी गजल्स भी सुननी है। हाँ, आइए सर। मैंने जानबूझकर शिवेंद्र को इन्फॉर्मेशन दी। मैं देखना चाहता था कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही व्यक्ति तक पहुंचती है। जी हाँ, क्योंकि जितना कुछ मैं इस केस को और इससे जुड़ी बातों को अब तक समझा था, इस केस से जुड़ा एक इंसान और था जो अभी सामने आया नहीं था। मैंने कनिका को फोन मिलाया और उससे कहा, कनिका, आज 5 बजे हाई टी ऑर्गेनाइज करवा सकती हो प्लीज? अगर मेरा अंदाजा सही बैठा है तो मैं ये केस भी सॉल्व कर दूंगा और कातिल से भी पहचान करवा दूंगा। अब ये सुनते ही कनिका इनकार तो कर नहीं सकती थी। बस मैंने सिमिलरली विशाल को भी इनवाइट किया, राइमा को भी, प्रिया को मैंने सोचा पर्सनली इनवाइट करता हूँ। हाँ, मैंने एक बड़ी सांस ली, हिम्मत बांधी और दरवाजा खोला। ले, अब ये टॉवेल लपेटे सामने खड़ी थी। क्या चाहती थी ये? क्या थी इसकी प्रॉब्लम? ये मुझे क्यों टेस्ट करने पर तुली थी? हाय फैंटम, मैं बस नहाने जा रही थी। कातिल का पता चल गया क्या? मैंने कहा, हाँ, आप ही तो हो कातिल। और एक क्षण के लिए उसने मुझे देखा और जोर जोर से हंसने लगी। इतनी जोर से हिल हिल के कि अब मेरी फट गई। कहीं टॉवेल खुलकर ना गिर जाए। इससे पहले कि ऐसा हो, मैंने कहा, रिलैक्स, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं एक्चुअली आपको इनवाइट करने आया था। 5 बजे प्लीज नीचे आ जाइएगा। मैंने हाई टी ऑर्गेनाइज की है। और उसके जवाब का इंतजार भी नहीं किया, मैंने मुड़ा और रूम के बाहर था। 5 बजे मैं नीचे हॉल में था। तभी किचन से कनिका निकल कर आई। उसके पीछे भीम सिंह कुछ हाई टी नाश्ते के साथ, और वे डाइनिंग टेबल की तरफ गए। शिवेंद्र मुझे देखकर स्माइल करता हुआ उतर ही रहा था कि मेन डोर खुला और एक छोटी सी सुंदर गोरी बिल्ली आंखों वाली मिडिल एजेड बंदी एंटर हुई। उसने बड़ी खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी, मिनिमलिस्ट इंटरनेशनल ज्वेलरी और हाथ में बड़ा ही महंगे ब्रांड का पर्स। और शिवेंद्र जो कि सामने ही था, उसे देख गुस्से में लाल होकर चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ रहने कौन दे रहा है? और जैसे ही इसे सुनकर कनिका इसकी ओर आगे बढ़ी। कनिका, विशाल कहाँ है? तुम लोगों ने इसे अलाउ क्यों किया है घर में? शिवेंद्र, यू मर्डरर! अगर तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे तो नहीं, मैं तुम्हें अंदर करवाऊंगी। तुमने मेरी फ्रेंड को मारा है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं सोफे पर बैठा ही रहा और वहीं से मैंने कहा, मिस भरूचा, शांत हो जाइए, कोई नहीं बचने वाला। कातिल को सजा मिलकर रहेगी। और उसने मुझे एक लुक दी। कौन हो तुम? फैंटम पांडे, प्राइवेट डिटेक्टिव। यहाँ भी वहां भी जुर्म का हमसाया। ओह गुड, मैं तुम्हें बताती हूँ फैंटम, ये है गायत्री का कातिल शिवेंद्र। इसी ने इस प्रॉपर्टी की खातिर गायत्री को मारा है। इससे मैंने मिलवाया था गायत्री से। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। सबसे पहले इसने गायत्री को मेरी ओर भड़काया। गायत्री और मेरी 25 साल की दोस्ती थी और इसने गायत्री से मिलते ही सबसे पहले मुझे अपनी फ्रेंड से अलग करवाया, क्योंकि ये जानता था कि मेरे होते हुए गायत्री को नहीं फंसा पाएगा। बहुत सही कहा आपने। इसीलिए तो मुझे बस आप ही का इंतजार था मिस भरूचा, और मुझे यकीन था आप आज आएंगी। तभी विशाल और विवेक भी एंटर हुए। विवेक हल्का सा चौंका मिस भरूचा को देखकर। मैं मिस भरूचा को बैठने के लिए कहने ही वाला था कि हाई टी सर्व हो गई है। थैंक यू कनिका जी, आइए प्लीज। और जैसे ही एवरीवन एल्स मूव्ड टुवर्ड्स द डाइनिंग टेबल, राइमा सीढ़ियों के ऊपर नजर आई। ओह, एम आई लेट? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, और मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा राइमा की ओर, ये कहते हुए कि आपको देख मुझे कुछ याद आया। राइमा जी, आप नीचे आइए ना, मैं बस 1 मिनट में हाजिर हुआ। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा और ऊपर से तीसरी सीढ़ी के पास पहुंचते हुए मैंने जरा सी एक्टिंग की। उफ, क्या लग गया मेरी टोपर। मैंने अपना एक पैर ऊपर उठाकर पकड़ लिया
मैंने चालाकी ये की कि मैं सीढ़ियों के बीच बैठ गया। तो ये कहना मुश्किल था किसी के लिए भी कि मैंने अपना पैर सीढ़ियों पर किस तरफ मारा था, राइट में या लेफ्ट में। ये सब कुछ अचानक था, ये सारा खेल टाइमिंग का था। मैंने तो सिर्फ एक चाल खेली थी। और पहला रिएक्शन कनिका का आया। क्या लगा फैंटम? भीम सिंह, आइस लेकर आओ। खून तो नहीं निकला ना? हाय, शन के लिए पुराने इश्क के जज्बात उभर आए। कनिका मेरी तरफ बढ़ने को हुई। जब कनिका, टेक इट इजी, मैं देखता हूँ। डॉक्टर को बुलाओ फैंटम। मैं सर हिलाते हुए बस अपना पैर दबाए बैठा रहा, कराहता रहा दर्द से। और तब जैसे ही विशाल आगे बढ़ने को हुआ, पहली सीढ़ी तक पहुंचा ही था कि विशाल, अब तो वो कील निकलवा दो। अब तो गायत्री भी नहीं रही। इट्स ओके। भीम सिंह, गेट मी अ प्लायर, आई रिमूव इट माई सेल्फ। अब बाकी सब चुपचाप खड़े बस देखते रहे। भीम सिंह एक हाथ में प्लायर्स और दूसरे हाथ में आइस लेकर आया। विशाल ने आगे बढ़कर भीम सिंह से आइस ली और मिस भरूचा ने प्लायर, और दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। इससे पहले कि विशाल मुझ तक पहुंचकर मेरी इमेजिनरी चोट देखता, मिस भरूचा अपने लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर की तरफ पहुंची और झुककर बैठने लगी टू रिमूव द नेल। और कॉर्नर ऑफ हिज आई से विशाल ने उन्हें देखते हुए कहा, मिस भरूचा वहां नहीं, इस तरफ, कील राइट साइड में है। एक मोमेंट के लिए मिस भरूचा फ्रीज हो गई और ना चाहते हुए भी उनकी नजर सबसे पहले मेरी तरफ आई, ये देखने के लिए कि मेरी नजर कहीं उन पर तो नहीं। मैं उन्हें ही देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि मिस भरूचा फंबल करती हुई उठे, मैं खड़ा हुआ अपने दोनों पैरों पर और बोला, नहीं विशाल, एक कील उस तरफ भी है जो मिस भरूचा ने खुद वहां लगाई थी। हाँ? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ये कील नहीं लगाई। यानी कि आप मानती हैं वहां भी कील है? तुम होते कौन हो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने वाले? फैंटम पांडे। मेरा धंधा है जुर्म की हर कील को उखाड़ना, कातिल का पर्दाफाश करना। और इल्जाम झूठा नहीं है। आप ही ने गायत्री का खून किया। आपने इस कील से उस कील तक जो कि आपने खुद लगाई दूसरे एंड पर, दोनों के बीच एक काला नायलॉन का धागा बांध दिया, ये अच्छी तरह जानते हुए कि रोज सवेरे सबसे पहले गायत्री उठकर इन सीढ़ियों से उतरती है अपने मॉर्निंग वॉक के लिए। अटर नॉनसेंस। मैं अपनी फ्रेंड का मर्डर क्यों करूंगी? आप एमिलीज की ओनर हैं, राइट? और कुछ ही महीनों में आपकी लीज खत्म हो रही है। रिन्यू कराने के लिए बहुत पैसे चाहिए। कुछ साल पहले आपने विवेक को अपना पार्टनर बनाया था, इस लालच में कि गायत्री की वसीयत के अनुसार उसे गायत्री की प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा। आपने विवेक को उकसाया कि वो गायत्री के जीते जी अपना हिस्सा मांग ले और आपके एमएलईज में इन्वेस्ट कर दे, लेकिन ये हो ना सका। गायत्री एक फूटी कौड़ी भी ना देती विवेक को अपने जीते जी। इसी कारण गायत्री और मिस भरूचा की दोस्ती टूटी। ये और बात है कि उसी दौरान गायत्री की मुलाकात हुई मिस भरूचा के बॉयफ्रेंड शिवेंद्र से, और मिस भरूचा ने चालाकी से ये बात फैला दी कि शिवेंद्र ने उनकी दोस्ती गायत्री से तोड़वाई। गायत्री तो तब ये जानती भी नहीं थी कि शिवेंद्र मिस भरूचा का बॉयफ्रेंड था, लेकिन मिस भरूचा अब निश्चिंत होकर पीछे हो ली और दूर से अपनी बाजी रचने लगी। गायत्री को शिवेंद्र से प्यार हो रहा था और जल्द ही गायत्री ने शिवेंद्र से शादी कर ली। और मिस भरूचा इंतजार करने लगी कि कब गायत्री अपनी वसीयत बदलकर शिवेंद्र के नाम कुछ करे और वो गायत्री को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दे। वाह फैंटम वाह, क्या बढ़िया कहानी सुनाते हो तुम। लेकिन हर इल्जाम सबूत मांगता है। जी हाँ, मैंने कहा, और जेब से गायत्री का लिखा वो आखिरी खत का इंप्रेशन वाला राइटिंग पैड का पेज निकाला। इस पन्ने को पहचानती हैं आप मिस भरूचा? ऐसे ही एक पन्ने पर गायत्री ने आपको एक खत लिखा था। शुक्र मनाइए गायत्री पुराने रिवाजों वाली थी जो आज के जमाने में भी खत लिखा करती थी। जरा पेन कुछ ज्यादा दबाकर लिखती थी वो। सो जिस पन्ने पर आपको खत लिखा था उसके नीचे के पन्ने पर बड़ा साफ इंप्रेशन रह गया था उस खत का। अपनी मौत के कुछ ही दिन पहले गायत्री दिल्ली गई थी शिवेंद्र को सरप्राइज देने। शिवेंद्र वहां अपने गजल के एल्बम के काम में बिजी था, लेकिन जब गायत्री दिल्ली पहुंची तो उन्होंने शिवेंद्र को आपके साथ पाया और तब उन्हें आप दोनों के रिश्ते का पता चला। लौट कर उन्होंने आपको वो खत लिखा। यहां मौजूद सभी के लिए मैं उस खत को पढ़ देता हूं। जानती हैं, पहले मुझे ये खत पढ़कर लगा था कि उन्होंने डियर शिवी लिखा, लेकिन जब यहाँ के पुराने अखबारों में आपका पूरा नाम शिरीन भरूचा और आपके काम और कारनामों के बारे में पढ़ा तो समझ आया कि गायत्री ने यहाँ लिखा था, डियर शिरीन, मुझे तुमसे यह उम्मीद न थी
25 सालों की दोस्ती का तुमने ये सिला दिया कि एक कायर कमीने इंसान की तरह मुझसे इतना बड़ा धोखा किया। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? अगर पैसे ही चाहिए थे तो सामने से मांगती, दे देती। ऐसे ना सही तो लोन के तौर बिना इंटरेस्ट के देती। दोस्ती करनी भी आती है मुझे और निभानी भी। शिवेंद्र से तुमने मुझे मिलवाया। मैं कोई शादी करने को बेचैन न थी, लेकिन तुमने ये सब होने दिया क्योंकि तुम्हारा मन ही काला है। तुमने जानबूझकर मेरे साथ विश्वासघात किया श्री, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शिवेंद्र तो बेवकूफ है। इतना मैं भी समझती हूं कि उसने जो किया तुम्हारे इशारों पे किया, और मैं तुम्हारा मकसद भी समझ चुकी हूं। लेकिन मैं तुम्हें इस मकसद में कामयाब ना होने दूंगी। तुम्हारी गायत्री। मिस शिरीन भरूचा, आपको जब ये लेटर मिला, इट वॉज क्लियर टू यू कि इससे पहले गायत्री अपनी विल फिर बदले, आपको गायत्री को रास्ते से हटा देना पड़ेगा। आप जानती थी शिवेंद्र इस काम में आपकी मदद करने के काबिल नहीं है, सो आपने बिना शिवेंद्र को बताए उसकी गैर हाजिरी में अपने प्लान को अंजाम दिया। लेकिन अक्सर दूसरों की कब्र खोदने वाले ये भूल जाते हैं कि उसी कब्र में वे खुद भी गिर सकते हैं। और शिवेंद्र, अफसोस, तुम इतने कमजोर इंसान हो कि इस वारदात की सजा तुम्हें भी मिलेगी। आखिर गायत्री से शादी भी तो इसी प्लान का एक हिस्सा थी। अब सब खामोशी से घिरे हैरत में खड़े थे। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई और विशाल ने शिरीन और शिवेंद्र को गिरफ्तार करवा दिया। मैंने वो गायत्री के राइटिंग पैड का पन्ना पुलिस को दे दिया और मैं अपने कमरे की ओर मुड़ने ही लगा था जब रायमा जी ने मुझे पुकारा। फैंटम। मैं मुड़ा और मुस्कुराते हुए मैंने पूछा, अब आप अपनी विल का क्या करने वाली हैं रायमा जी? फाड़ कर फेंकने की सोच रही थी। लेकिन सुनो, तुम अब फ्री हो ना? जी, मैंने स्माइल के साथ कहा, लेकिन मैं समझा नहीं इस सवाल को। मैं कल सुबह नैनीताल से थोड़ा आगे एक जगह जा रही हूँ पेंट करने। साथ चलने में इंटरेस्टेड होगे? उफ, भूखे को रोटी नंगे को कपड़ा, और मुझ प्यार के फकीर को ऐसी सांवली सूरतिया, सेक्सी बॉडिया, बड़ी बड़ी अखियां वाली का ऑफर कौन उल्लू का पट्टा मना करेगा? फैंटम तो कभी नहीं। वहशी प्रेम के लेखक और निर्देशक हैं सत्यम त्रिपाठी, संगीतकार वरुण राव, और इसे पेश करने वाले कलाकार थे कार्तिक सीतारमन, श्याम रावत, जयवर्धन वर्मा, तृप्ति खामकर, वीरा सक्सेना, चारू गुप्ता, अक्षय झा और सत्यम त्रिपाठी एज फैंटम पांडे। इस प्रोग्राम के निर्माता हैं IVM पॉडकास्ट्स।